So now relation between refractive index and wavelength. तो ये देखा गया एक मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो लाइट का कलर का ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका ऊपर एक साइंटिस्ट, ही इज फिजिसिस्ट एज वेल एज मैथमेटिशियन, उनका नाम है कॉची, CAUCHY'. इन्होंने एक सीरीज दिया था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ लाइट का वेवलेंथ के साथ एक रिलेशन, एक सीरीज, वो था म्यू इक्वल टू a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर c बाई लैम्डा टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, एक इनफाइनाइट सीरीज दिया था where a b and c all these are constants. जो भी हो, अगर तुम फर्स्ट टू टर्म देखते हो, ये तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट, जो कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा होगा उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। इसका मतलब यू नो वेवलेंथ फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। इसका मतलब ये हुआ रेड कलर का अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पर्टिकुलर मीडियम का कम दिखाई देगा एज कंपेयर टू वायलेट। सपोज ग्लास एक मीडियम है, अगर ग्लास में तुम रेड लाइट भेजते हो तो उस समय ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसी ग्लास में अगर वायलेट कलर का लाइट भेजते हो उस समय जो ग्लास, सेम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दोनों अलग अलग। कौन सा कलर के लिए ज्यादा होगा? रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वायलेट कलर के लिए ज्यादा होगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, डिफरेंट मीडियम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता ही है। इसके उपरांत कलर ऑफ लाइट के ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कोई अगर तुमसे पूछे कि एक पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तब तुमको थोड़ा सावधानी से आंसर देना चाहिए। तुमको बोलना चाहिए एक मीडियम को देख के हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बताएं, क्योंकि एक मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना संभव नहीं होता है पहले से। जब तक लाइट नहीं गिरेगा तब तक तुम कैसे एक कलर का, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हो? सो यू मस्ट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। क्या क्या दो फैक्टर्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन नंबर 1 nature of medium and number 2 wavelength माने color of light used। डिफरेंट कलर यूज करोगे तो एक ही मीडियम का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग लाइट का फेनोमेनन में जाएंगे। फर्स्ट, तुम्हारा सिलेबस का हिसाब से फर्स्ट फेनोमेनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं अभी रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसमें फेनोमेनन देखा गया। क्या फेनोमेनन? सपोज तुम दो डिफरेंट मीडियम ले रहे हो, से ये मीडियम एयर मीडियम ही हो, एयर वैक्यूम मैंने बोला एक जैसा ही ट्रीटमेंट किया जाएगा क्योंकि लाइट का स्पीड एयर और वैक्यूम में एक ही होता है। और मान लो ये दूसरा मीडियम वाटर मीडियम,
दोनों अलग मीडियम, एंड दिस इज द बाउंड्री व्हिच सेपरेट्स दिस टू मीडियम। एक बार देखा गया, जब मान लो एक कलर का लाइट आ रहा है तो लाइट इज अ वेव, तो इस वेव का वेवलेंथ, लाइट का स्पीड सी, एयर में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी न्यू, जी बाउंड्री में इंसिडेंट हुआ तब हम लोग देखता है लाइट उसका डायरेक्शन बदल देता है। पहला बात है लाइट डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जो रास्ते में आ रहा था उस रास्ते में नहीं जाता है, वो बैंड हो जाता है। दूसरा, लाइट का वेवलेंथ में भी चेंज आ जाता है। अगर मान लो रेयर टू डेंसर में लाइट आ रहा है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है, सो वेवलेंथ विल बी डिफरेंट, लैम्डा डैश। लाइट का स्पीड में भी बदलाव आता है, भी स्पीड भी कम हो जाता है लाइट जब रेयर से डेंसर में आता है। लेकिन एक चीज सेम रहता है, और वो है न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। यही जो फेनोमेना, इस फेनोमेना में क्या क्या हुआ, when light travels from one medium to the other medium, then from the boundary light changes its direction, number 2, wavelength changes, number 3, speed changes, but frequency remain unchanged. This phenomenon is known as refraction of light. इस रिफ्रैक्शन को मेनली स्टडी किया जो साइंटिस्ट, उनका नाम है स्नेल। उन्होंने इसको स्टडी करके लॉ दिया था। अब हम लोग उसी का तरफ जा रहा है। उन्होंने क्या देखा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस डायग्राम से भी एक छोटा फॉर्मूला आ रहा है, तुम 9 में भी पढ़े हो, 11 में भी पढ़े हो, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो तुम देखो यहाँ पे लाइट का स्पीड c, फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्डा। इस मीडियम में देखो लाइट का स्पीड v, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर दिया। 1 divided by 2 gives us c by b, mu gets cancelled, lambda by lambda dash. You know c by b is nothing but refractive index, lambda by lambda dash, lambda dash is 1 by mu times of lambda। क्या सीखा, लाइट जब एयर मीडियम से वाटर मीडियम, डेंसर मीडियम में ट्रेवल किया, उसका जो वेवलेंथ 1 by mu times of wavelength of light in air medium, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो गया, बिकॉज यू नो mu always greater than 1। एयर के लिए तो तुम जानते हो वेक्यूम एयर सेम है, तो एयर के लिए 1 डालोगे तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा ही होगा, वो तो वेक्यूम जैसे ही हो जाएगा, उसमें तो स्टडी करके फायदा नहीं है। बाकी मीडियम के लिए म्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है, तब लैम्डा डैश हमेशा लैम्डा से कम होता है। यही प्रूव करता है कि लाइट जब रेयर अर्थ से डेंसर में ट्रेवल करेगा तब उसका वेवलेंथ में डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा वेवलेंथ। अब हम लोग स्नेल्स लॉ का तरफ जा रहे हैं। Laws of refraction, laws of refraction। Suppose this is the boundary which separates two medium, ये रेयर मीडियम, मान लो इसका नाम मैंने A दिया, ये है डेंसर मीडियम B दिया। तो लाइट सपोज रेयर मीडियम से ट्रेवल करके आ रहा है,
ये जो लाइट तुम देख रहे हो, लाइट का पाथ देख रहे हो, पाथ को बोलता है रे। ये यहाँ बाउंड्री में गिरा, इसका नाम दिया इंसिडेंट रे। जो पॉइंट में लाइट गिरा, इस पॉइंट को बोला गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद देखा लाइट रेयर से जब डेंसर में गया तो लाइट का पाथ में बदलाव आया। इस पाथ किधर बेंड हुआ वो समझने के लिए एक रेफरेंस लाइन का ड्रॉ किया गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में बाउंड्री के साथ 90 डिग्री करके जो लाइन हम लोग ड्रॉ किया, इसका नाम नॉर्मल रखा गया। दिस इज द रेफरेंस लाइन। यही नॉर्मल लाइन से पता चलेगा लाइट किस तरफ बेंड हुआ। ये फेनोमेनन के बाद जो लाइट तुमको मिला बेंड हो गया, ये जो लाइट, इसका नाम दिया गया रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट मिला फेनोमेनन के बाद। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल फॉर्म करता है उसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसका नाम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लाइट को जाना था सीधा, इसको जाना था सीधा, लेकिन लाइट बैंड होके इस तरफ चला गया। इसका मतलब this angle I, this angle R and this angle will be I, क्योंकि ये vertically opposite angle। ये जो एंगल टू, ये I एंगल से R एंगल माइनस कर दिया, ये I माइनस R हो गया। लाइट को जाना था इधर लेकिन चला गया इधर, इसलिए इस एंगल का नाम एंगल ऑफ डेविएशन। सो डेल्टा का नाम हो गया, what is delta? Angle of deviation. So angle of deviation जब light rarer to denser आता है तो it is the difference of angle of incidence and angle of refraction. तो स्नेल ने देखा, अब जब इसका मेरा काम हो गया, अब मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि अभी मुझे स्नेल्स लॉ तो क्या था वो दिखाना है। तो शायद एंगल ऑफ डेविएशन को समझ गया। अब देखो, स्नेल ने एक चीज देखा। सपोज तुम रेड कलर का सिंगल लाइट यूज किया, तो तुम जब रेड कलर का लाइट, ये दोनों मीडियम मान लो तुमने फिक्स रखा, मान लो ये एयर है, ये वाटर है, इसको चेंज मत करो। रेड कलर लाइट लेके तुम यदि आई का एंगल, तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलते रहते हो तो उस हिसाब से एंगल आर भी चेंज होता रहेगा। लेकिन उन्होंने एक चीज देखा, जब साइन ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो लिया जाता है, तो ये रेशियो तो हमेशा कांस्टेंट मिलता है। क्या बोला समझा नहीं? मैंने बोला से फॉर एग्जांपल, सपोज तो रेड कलर का लाइट सपोज 30 डिग्री एंगल में इंसिडेंट, फिर वही रेड का सेम कलर लाइट मान लो इसमें तुम 45 डिग्री एंगल में इंसिडेंट करा है। दोनों केस में डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि तुमने ये एंगल चेंज किया तो मान लो उस समय ये एंगल 20 डिग्री हुआ से फॉर एग्जांपल, और इस समय ये एंगल मान लो 25 डिग्री। तो उन्होंने देखा यदि कलर ऑफ लाइट सेम है, मीडियम, दोनों मीडियम जो है वो भी अगर सेम रखा है, तुम यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलते हो उस हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदल रहा है। बट साइन 30 बाय साइन 20 का जो वैल्यू आता है रेशियो, इस केस में साइन 45 बाय साइन 25। मैंने हिसाब करके एंगल नहीं लिखा, मैंने ये दिखाने का कोशिश किया ए रेशियो यहाँ पे जो मिल रहा है
दिस इज इक्वल टू ये रेशियो। तब जाके उन्होंने बोला कि अगर आर चेंज करोगे डेफिनेटली आर चेंज होगा, साइन आई बाई साइन आर रेशियो हर मोमेंट में ही तुमको सेम मिलेगा। लेकिन उन्होंने फिर देखा यदि कलर चेंज कर देते हो तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहता है, रेशियो सेम नहीं रहता है। मान लो तुमने कलर सेम रखा, एक बार मीडियम चेंज कर दिया, फिर भी दिखता है कांस्टेंट नहीं रहता है। इसका मतलब उन्होंने जिस कांस्टेंट का बात किया, ये कांस्टेंट भी जो भी नाम लिया जाए उसका, वो भी दो चीज का ऊपर डिपेंड करता है। जो भी तुम लाइट का कलर चेंज नहीं कर रहे हो, मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने बोला ये रेशियो कांस्टेंट ही मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा। लेकिन यदि कलर चेंज कर देते हो लाइट का, मीडियम चेंज कर देते हो, तो कांस्टेंट नहीं पाओगे। ये जो कांस्टेंट, ये भी डिपेंडेबल कांस्टेंट, ये भी डिपेंड कर रहा है दो चीज का ऊपर, कलर का ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मीडियम चेंज करने से भी कांस्टेंट नहीं होता है। तर माने ये कांस्टेंट वैल्यू तो जो भी हो वो मीडियम का ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसीलिए उन्होंने एक कांस्टेंट का नाम रखा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब किसी एक का बात दूसरों का कंपैरिजन में किया जाता है, तभी रिलेटिव वर्ड यूज होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा मीडियम का, जो मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ, बी मीडियम, उस मीडियम का नाम फ्रंट में लिखोगे, और जहां से लाइट आ रहा था उस मीडियम का नाम बैक साइड में लिखोगे। तुम डायगोनल लिख सकते हो, नहीं तो तुम यहां भी लिख सकते हो, इट इज योर चॉइस। तो फिलहाल मैं ऐसे लिखा और इसका नाम दिया गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका, जो मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ, कारण यही मीडियम जो सामने बैठा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम ए। जो मीडियम का नाम सामने होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, जो मीडियम से लाइट ट्रेवल करके आ रहा था। तब उन्होंने बोला ये जो कांस्टेंट ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो चीज का ऊपर ही डिपेंड करता है, इसीलिए उन्होंने ये कांस्टेंट का नाम ये रखा। अब इस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैंने लिखा, इसको तुम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर तुम, ये तो रिलेटिव हो गया ना, हाउ कैन यू कन्वर्ट रिलेटिव इनटू एब्सोल्यूट, माने इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो मीडियम का नाम पहले होता है फ्रंट में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम न्यूमरेटर में जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू जो मीडियम होता है वो मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इट्स अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई हैव रिटन, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एब्सोल्यूट। ग्लास पहले है, फ्रंट में है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। उस समय ये फ्रंट में लिखना पड़ेगा, W को सामने लिखना होगा। ऐसा करके तुम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कन्वर्ट कर सकते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। अब हम लोगों को बहुत कुछ देखना होगा स्नेल्स लॉ से। यही है तुम्हारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अभी फर्स्ट क्वेश्चन, लाइट रेयर से डेंसर में ट्रेवल करने से किस तरफ बेंड होगा। ऐसे तो तुम रट्टा मार दिया, रेयर टू डेंसर में आने से लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये कैसे हुआ? सब कुछ स्नेल्स लॉ से ही हुआ। तुम चेक करो,
साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, इस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ म्यू बी डिवाइडेड बाय म्यू। तुम जानते हो ये मीडियम डेंसर, तो सिंस डेंसर मीडियम होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी मीडियम ज्यादा होता है ए मीडियम का कंपैरिजन में, ये तुम जानते हो। तो म्यू भी जो भी ग्रेटर देन म्यू ए होता है, तब ए रेशियो तो 1 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड का रेशियो भी 1 से ज्यादा होना पड़ेगा। तार माने sin i has to be greater than sin r, तब i has to be greater than r। इसका मतलब क्या हुआ, i जो भी 30 डिग्री है, से फॉर एग्जांपल i का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए r का कंपैरिजन में, तब r से फॉर एग्जांपल 20 डिग्री होना पड़ेगा। तो 20 डिग्री होने के लिए लाइट को नॉर्मल का नजदीक में तो आना पड़ेगा ना, ऐसे आएगा तभी ना, इधर से ऐसे आएगा तभी ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। अगर ये ऐसे चला जाएगा बेंड एवे होने से तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाता है आई का कंपैरिजन। इसीलिए ये प्रूव हो गया जब लाइट रेयर से डेंसर आएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होना चाहिए, तब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? सो ठीक उल्टा करके लाइट यदि डेंसर से रेयर हट जाता है, ये तो समझ ही जाओगे, डेंसर से रेयर हट जाएगा तो उल्टा कहानी होगा, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ अभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने बोला था एक बार, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ये मैंने बोला था। लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। कैसे? एग्जांपल, अगर मैं कहूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो तुम इसको कैसे लिखोगे? म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी लिखोगे। तुम जानते हो म्यू डब्ल्यू होता है 1.33 मतलब 4/3, म्यू ग्लास होता है 1.5 मतलब 3/2, तो मैंने 8/9। टेल मी 8/9 इट इज लेस देन 1 की ना बोलो, 8/9 का वैल्यू 1 से कम, तो मैंने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो गया। Whereas अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कहूं, उस समय क्या हो रहा है, म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर, म्यू ग्लास 3/2, म्यू वाटर 4/3, 9/8 ये दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन 1। तार माने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल टू तो एक ही मीडियम के लिए होता है, वो तुम जानते हो एयर मीडियम के, है कि नहीं? सो अब हम लोग नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फेज में जा रहा है।